Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding स्वराज in the plantation. आज हम इस पैराग्राफ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस तरह से बगान में काम करने वाले जो वर्कर थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया, इसके बारे में कैसे अंग्रेजी अंपायर के अगेंस्ट में अपने आवाज को बुलंद किया, उन्होंने दुस्साहस किया, उनके रूल एंड रेगुलेशन तोड़ने के प्रयास किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया, वो चीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले समझते हैं स्वराज इन द प्लांटेशंस क्या है। स्वराज का मतलब होता है लाइक अपना शासन, या यहाँ लेकिन यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से संबंधित आपको इसके इस सेंस में इसको यूज किया गया है। प्लांटेशंस का मतलब होता है बगान, जैसे चाय की बगान हो गया, टी का बगान हो गया, कॉफी का बगान हो गया। तो यहाँ पर लाइक आसाम जो हमारे यहाँ जो स्टेट है वहां पर बहुत सारे जो लेबर होते थे उनको बंधक बना के वहाँ चाय के बगान में ले जाया जाता था और उनसे जीवन भर उनसे काम करवाया जाता था और उन्हें घर जाने की कोई परमिशन नहीं मिलती थी। उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वर्कर टू हैड देयर ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द महात्मा गांधी एंड मोशन ऑफ द स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर इन द आसाम एंड फ्रीडम मीन्ट द राइट टू मूव फ्रीली इन द आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस। कहने का मतलब है जो आसाम में काम करने वाले जो वर्कर थे उनका जो स्वराज का मतलब उन्होंने कुछ और ही निकाला। उनका मतलब स्वराज का मतलब था राइट टू फ्रीडम, मतलब कहीं जाने का आजादी, कहीं जाने का बिना अनुमति की कहीं जाने की आजादी ही उनका मतलब था। क्यों? क्योंकि उनको कहीं जाने नहीं दिया जाता था। लाइक विच दे वेयर इन क्लोज एंड इट मींट रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। जहां से वो आए थे वहां उनको जाना ही उनके लिए स्वराज का मतलब था। मतलब अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ द 1859 प्लांटेशन वर्कर वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। कहने का मतलब है कि बिना बॉस के परमिशंस के बिना उनको लाइक टी गार्डन को छोड़ने का अनुमति परमिशन नहीं दिया जाता था। और ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत ये चीज लाइक नियम बना था कि कोई भी वर्कर जो है वेयर नॉट परमिटेड, लाइक परमिट नहीं दिया जाएगा, लीव मतलब छोड़ना, किसको? टी गार्डन को बिना परमिशंस का। तो इस तरह से वो बहुत परेशान थे, उनको परेशान भी किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। इसीलिए जैसे ही महात्मा गांधी ने मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया तो इनको एक अवसर मिला। इनको लगा कि अब तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट तो शुरू कर ही दिया है ना, अब महात्मा गांधी का रूल आ जाएगा, अपना स्वराज आ जाएगा, तो जिसमें सबको जाने का अधिकार मिलेगा। इसलिए वो छोड़ के भाग जाते हैं लाइक टी गार्डन को। आगे चलते हैं। In fact, they were the rarely given such a permission. घर जाने के लिए उनको रेयरली, बहुत रेयर कंडीशन में उनको परमिशन दिया जाता था। And when they heard of the non-cooperation movement and thousands of the worker defied the authority left the plantation and headed home. होम की ओर जैसे ही वो सुनते हैं, वेन मतलब जब, दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन को मूवमेंट के बारे में जब वे लोग वर्कर सुनते हैं तो थाउजेंड ऑफ द वर्कर छोड़कर चले जाते हैं अपना घर की ओर, लाइक हेडेड टू होम, प्लांटेशन छोड़कर चले जाते हैं घर की ओर। और लेकिन वो घर पहुंचते नहीं हैं, बाद में उन्हें बीच में ही पकड़ लिया जाता है, बहुत लोगों को किल कर दिया जाता है और इसको बहुत ब्रूटली बीटन अप, उनको बहुत ज्यादा मारपीट करने के बाद उनको बाहर फिर से बुला लिया जाता है। तो इस तरह हमने देखा यहाँ पर कि किस तरह से वहां पर जो लाइक आसाम में रहने वाले जो वर्कर हैं उन्होंने कैसे ब्रिटिश अंपायर के अगेंस्ट में अपने आवाज को बुलंद किया, अपने आवाज को विरोध दर्ज करवाया। इसीलिए यहाँ पर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इनके जो कंट्रीब्यूशन है ना, इनके अपने ग्रुप का, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि स्वराज इन द प्लांटेशंस का मतलब क्या होता है। लाइक आसाम में टी के बगान में काम करने वाले जो वर्कर हैं उनका स्वराज का मतलब सिर्फ इतना था कि राइट टू मूव, मतलब बिना परमिशंस के अधिकार, राइट मतलब अधिकार, मूव मतलब मूव करने का अधिकार मिले उनको घर जाने के लिए। बस इतना ही स्वराज का मतलब उनका मतलब था। जैसे इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि लाइक जिस नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन में जितने भी समाज के ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करा,
सबका अपना अपना एस्पिरेशन था, सबका अपना अपना इच्छा था। जैसे पीजेंट क्यों पार्टिसिपेट करा, तो पीजेंट इसलिए पार्टिसिपेट करा था, मैंने आपको बताया भी था कि वो उनके कर, उनसे टैक्स ज्यादा लिया जाता था, तो वो चाहते थे कि उनका टैक्स को कम किया जाए, तो इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेट करा कि इससे हम अंग्रेजों को मजबूर कर पाएंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों पार्टिसिपेट करा, क्योंकि उनको लगता था कि जब तक अंग्रेज यहाँ रह पाएंगे, ब्रिटिश एम्पायर रहेगी, तब तक हमारे बिजनेस को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि मैं इंडियन जो बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन पे बहुत ज्यादा ड्यूटी लगाई जाती थी, उनको परेशान किया जाता था, उनके बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करने दिया जाता था, जबकि वही ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको फलने फूलने दिया जाता था, उनको बहुत अवसर दिया जाता था, उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो इसीलिए जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो कहने का मतलब है जितने भी ग्रुप है सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, सबने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने रिक्वायरमेंट से के लिए पार्टिसिपेट करा, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि टी के बगान के जो वर्कर हैं कैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं। बोलता है द विजन्स ऑफ दिस मूवमेंट वेयर नोट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम एंड दे द इंटरप्रिटेड द टर्म स्वराज इन देयर ऑन वे। कहने का मतलब है जो स्वराज का जो टर्म है, वो इसका इंटरप्रिटेशन, व्याख्या हर कोई अपने अपने ढंग से उसको लिए। जैसे ट्राइबल थे, वो अपने ढंग से उसको व्याख्या किया उन्होंने, है ना। और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने ढंग से व्याख्या करा, पीजेंट अपने ढंग से करा, प्लांटेशन में काम करने वाले लोगों ने अपने ढंग से उसको स्वराज को लिया। उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ इतना था, जैसे जितने हमारे नेता थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, भारत को आजादी मिलना, भारत को इंडिपेंडेंस मिलना। लेकिन पिजन के लिए क्या था, आजादी मिलना। आपको उनके लिए भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उनके लिए स्वराज का मतलब था कि उनके जो कर ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है वो कम किया जाए, है ना। प्लांटेशन में काम करने वाले लोगों के लिए मतलब था कि उनको घर जाने दिया जाए, राइट टू मूव का अधिकार मिले। इस साथ ही साथ इसीलिए जो ट्राइबल थे हर जगह का, वो गांधी जी का बहुत चैंटिंग करते हैं, नाम लेते हैं, है ना, डिमांडिंग करते हैं, स्लोगन को उठाते हैं, स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हर जगह आपको इस मूवमेंट को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है और अलग अलग तरह से इंटरप्रेट अलग अलग समाज के जो ग्रुप हैं वो कर रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल तो रहा था, लंबे टाइम तक चला, लेकिन इसको समाप्ति कैसे हुई, कैसे बंद हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बंद हुआ, इस बात के बारे में हम टूवर्ड्स द सिविलियन डिसओबीडियंस के इस पैराग्राफ में हम देखेंगे, लाइक टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंट, है ना। तो चलिए चलकर देखते हैं। बोलता है इन द फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइड टू ड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ही लेफ्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंस इन द मेनी प्लेस। कहने का मतलब है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया, क्या विड्रॉ मतलब वापस लेना, विड्रॉ करने का, क्या मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करने का। विड्रॉ मतलब लाइक खत्म करने का उन्होंने ये निर्णय ले लिया। क्यों लिया, रीजन क्या था, तो रीजन बताता है लेफ्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंस। जो मूवमेंट था वो वायलेंस के रूप में कन्वर्ट होने लगा, बहुत ज्यादा इसमें वायलेंस जगह जगह पर होने लगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने ये जो मूवमेंट था वो टर्न कर गया, अपना दिशा डायरेक्शन भटक गया और लाइक वायलेंस, हिंसा की ओर चला गया। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना है कि महात्मा गांधी मूवमेंट शुरू करने से पहले ही बताए थे यदि हिंसा हुआ, वायलेंस हुआ, मारपीट हुई, है ना, लोगों को नुकसान हुआ, तो हम इस मूवमेंट को वापस ले लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मूवमेंट पीसफुली ही चलाना चाहते थे। लेकिन यहाँ उनका जो मूवमेंट था वो टर्न कर गया, डायरेक्शन भटक गया और वायलेंस की ओर चला गया। इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वो पुनः वापस ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि वो कौन सा बड़ी वायलेंस हुआ था जिसके कारण महात्मा गांधी को ये डिसाइड करना पड़ा विड्रॉ करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। तो चलिए तो चलते हैं, देखते हैं। एक घटना था लाइक चौरी चौरा। यहाँ पर आप देखिए ये फिगर यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये फिगर जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही फिगर चौरी चौरा कांड का है।
यहाँ पर लिखा भी है फिगर 5 में। लाइक चौरी चौरा 1922 में एक चौरी चौरा लाइक एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पड़ता है। यहाँ पर पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन यानी विद्रोह मतलब पीसफुली जुलूस निकाला जा रहा था लोग इन द बाजार में। ऐसा ही लोग वहाँ के चौरी चौरा के जो लोग थे गोरखपुर के लाइक पीसफुली मार्च कर रहे थे। अब इस पे क्या हुआ कि लाइक पुलिस में और उनमें थोड़ी क्लैश हो गई, क्लैश मानी झड़प हो गई, है ना। अब इसके बाद पुलिस ने उन पे फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद लाइक जो क्राउड थी, जो भीड़ था, वो पूरी तरह लाइक गुस्से में पागल हो गई क्योंकि पहले से ही उनको गुस्सा था। और वो भीड़ ने उस पूरे पुलिस स्टेशन को घेर कर उसे आग के हवाले कर दिया। और ये घटना 1922 में हुआ था जब मूवमेंट चल रही थी, चलने के दौरान ही लास्ट फेज में था मूवमेंट। इसके बाद ये घटना इतना ज्यादा फेमस हुआ, बहुत सारे लोग जिंदे मारे गए, पूरे पुलिस स्टेशन को वहां के लोगों ने जला दिया। और क्योंकि महात्मा गांधी के नाम पर ये सब पूरे मढ़ा गया, उनको दोषी ठहराया गया, है ना। और फाइनली इसके बाद महात्मा गांधी ने डिसाइड करते हैं कि अब टाइम आ गया है मूवमेंट को वापस लेने का, क्योंकि वो लास्ट में एक पॉइंट बोलते हैं कि अभी भारत के जो लोग हैं हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए परिपक्व नहीं है, मेच्योर नहीं है, वो समझते नहीं है, तैयार नहीं है। तो जब तैयार ही नहीं है तो मूवमेंट चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए वो ये कहकर वापस मूवमेंट वापस ले लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो स्पेशली आपने इसमें देखा ए रीजन था नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन को वापस लेने का, लाइक डिसाइड टू विड्रॉ, और इस तरह से विड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद उनको जेल भी भेज दिया जाता है, सारे जो उनके वर्कर थे, उनके जो सहयोगी थे, सबको जेल भेज दिया जाता है। कई साल बाद फिर बाद में निकल कर रिलीज भी महात्मा गांधी को किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर दे कुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल, है ना, एंड विद द कांग्रेस सम लीडर्स वेयर बाय नाउ tired of the mass struggle and wanted to participate in the election to the provincial election that had been set up by the government of the India Act 1919। कहने का मतलब है कि इसके और भी कुछ रीजन थे इसको। अब जैसे ही महात्मा गांधी ने मूवमेंट को वापस लिया, अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1919 के तहत अगले साल ही लाइक यहाँ प्रोविंशियल काउंसिल का चुनाव इलेक्शन होने वाला था। अब जो कांग्रेस के कुछ जो लोग थे, है ना, जो वो क्या चाहते थे, पार्टिसिपेट करा, वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। ध्यान देना यहाँ पर, वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, इस इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे। इसलिए बाद में जैसे कुछ तो धड़ा था कांग्रेस में ही जो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, है ना, और कुछ एक धड़ा था जो पार्टिसिपेट करना चाहता था। तो एक धड़ा जो पार्टिसिपेट करना चाहता था वो एक कांग्रेस में ही एक नई पार्टी बनाता है, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। CRD दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम स्वराज पार्टी था, और ये पार्टी लाइक जो प्रोविंशियल इलेक्शन था उसमें वो पार्टिसिपेट करती है और अच्छा खासा सीट भी जीतता है। आगे चलते हैं। इन सच सिचुएशन ऑफ द internal debate and discussion, two factor again shaped Indian politics towards the late 1920, and the first was the effect of worldwide economic depression। और इसी समय worldwide like same time में विश्व मंदी शुरू होता है। इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी, है ना, लाइक मंदी, बाजार में पूरी तरह मंदी हो जाती है, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। अब जितने भी चीजें के एग्रीकल्चर क्रॉप बिगिन ऑफ द फॉल फ्रॉम द 1920 टू कोलैप्स आफ्टर द 1930, इतना के बीच 1926 से 1930 के बीच जितने भी एग्रीकल्चर चीजों का जो प्राइस था वो पूरी तरह गिर जाता है। बिगिन टू अ फॉल का मतलब गिरना, प्राइस गिर जाता है, बहुत सस्ता हो जाता है। अब यहाँ पर आप सोचो, जो व्यक्ति एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो लाइक बहुत सारी चीजें फसल उगा रहा है, अब उसके फसल को बेचने जाएगा तो प्राइस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि प्राइस तो गिर गया है। मतलब वो जितना उगाने में उसको पैसा लगा, है ना, क्रॉप को कल्टीवेट करने में, उतना भी उसे पैसा नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से इतना ज्यादा बड़ी मंदी आ जाती है कि जो किसान है, एग्रीकल्चरल है, वर्कर हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इससे।
like as the demand for the agriculture good fell and exports denied मतलब like पतन जैसा निगेटिव यूज किया गया है यहाँ पर। लाइक जो गुड्स यानी सामानों का जो एक्सपोर्ट है लगभग लगभग बंद हो जाता है, किसी को पैसा ही नहीं होता खरीदने के लिए। पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्टी, जो पीजेंट है जो किसान है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट वो कर्जा लेके खेती करते हैं और उनका फसल का जो अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा तो वो सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से लाइक उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, रिवेन्यू भी देना होता है उनको, पे दे रिवेन्यू। तो इस वजह से भी वो बहुत ज्यादा, जो कंट्री साइड स्पेशली है, जो ग्रामीण एरिया है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करता है। आगे चलते हैं लाइक दैट। आगे बोलता है अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू Tory government in the Britain and constitute a statutory commission under the Sir John Simon set up in the response to the national movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest चेंज। कहने का मतलब है कि इंडिया के जो संविधान है, संविधान बनाने के लिए इंडिया की जो जिस संविधान से इंडिया लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रहा था उसमें कुछ चेंज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी बनाकर मतलब कहने का मतलब है टोटल की लाइक गवर्नमेंट या फिर संविधान बनाने के लिए, ताकि भारत के संविधान बने आगे चलकर, उसके लिए कमेटी बैठती है, स्टेटरी कमीशन बैठती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सर जॉन साइमन, है ना। क्योंकि सर जॉन साइमन के अंडर द एक कमेटी बैठती है, इसीलिए इस कमेटी का नाम है, कमीशन का नाम पड़ जाता है साइमन कमीशन। और ये किस लिए यहाँ पर आती है, तो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में चेंज लाने के लिए। लेकिन इसका बहुत भारी विरोध होता है भारत में। क्यों विरोध होता है, तो इसलिए विरोध होता है कि इसमें जितने भी मेंबर थे वो सब कौन थे, ब्रिटिश मेंबर थे, इंडियन मेंबर थे ही नहीं। इसलिए महात्मा गांधी साइमन कमीशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस स्टेटरी कमीशन जो है, साइमन कमीशन को लाइक सपोर्ट नहीं करते हैं। बोलता है द प्रॉब्लम वाज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर एंड दे वेर ऑल ब्रिटिश। वही बोलता है कि सब ब्रिटिश थे, कोई इंडियन थे ही नहीं। तो अब जरा सोचो कि इंडिया के बारे में संविधान बनाने के लिए कोई सुझाव कैसे दे सकता है जब इंडिया के बारे में जानता नहीं है। तो कमीशन में जितने भी लोग थे वो तो सब ब्रिटिश थे। अब ब्रिटिश लोग कभी इंडिया को देखा नहीं, जाना नहीं, पहली बार आकर इंडिया के बारे में कोई सुझाव कैसे दे सकता है। तो इसीलिए इंडियन जो लीडर थे उनको मानना था कि एटलीस्ट अपने इस कमीशन में आप भारतीय लोगों को भी रखिए, है ना, तब जाकर ये इसका कोई महत्व बनेगा। आगे चलते हैं। When the Simon Commission arrived in India 1928, it was the agreed with a slogan "Go back to Simon"। इसके बाद बहुत ज्यादा विरोध होता है इसका, लाइक नारा लगाते हैं लोग, स्लोगन लगाते हैं, "Go back Simon, go back Simon, go back Simon" and all parties included the Congress and Muslim। इसमें सारे पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या मुस्लिम हो, सारे इस आंदोलन में सम्मिलित रहते हैं "Go back Simon" का नारा लगाते हुए, है ना। इसके बाद Irwin announced the October 1929 a vague offer of the Dominion State for India। इसके बाद महात्मा गांधी को खुश करने के लिए जो इरविन उसमें लॉर्ड वाइसराय था, उसने अनाउंस करता है 1929 में एक ऑफर देता है कि डोमिनियन स्टेटस का। डोमिनियन स्टेटस क्या है, लाइक दो लोग मिलकर शासन करेंगे, मतलब आजादी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश आजादी तो देना चाहते थे लेकिन हाफ सेमी, कहने का मतलब दोनों मिलकर चलाएंगे। जो इंडियन लीडर है वो भी उसमें सम्मिलित रहेंगे और ब्रिटिश अंपायर भी मिलकर, दो ब्रिटिश जो लोग हैं वो भी मिलकर चलाएंगे इंडिया को, मतलब सेमी आजादी के जैसा कुछ वो इंडिपेंडेंस देना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी और इंडियन लीडर जो थे वो डोमिनियन स्टेटस कंप्लीटली नकार देते हैं कि हमें कंप्लीटली आजादी चाहिए, है ना, हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस को डिमांड करते हैं। भारतीय जो लोग थे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद इस ऑफर को, डोमिनियन स्टेटस के जो ऑफर है उसको देने के बाद इरविन ने महात्मा गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में बुलाता है। लेकिन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और महात्मा गांधी के साथ जितने भी भारत के जो पार्टियां हैं, उनके जो मेन लीडर हैं और राजे रजवाड़े हैं, सबको बुलाया जाता है। राजे रजवाड़े हैं, सबको बुलाया जाता है ना। और इस तरह से नॉन कॉपरेशन मतलब मूवमेंट
खत्म होती है यहाँ से। लेकिन एक तरह से कहा जाए तो लाइक आगे और भी मूवमेंट आएगी, जैसे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट आएगी, है ना। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो पैराग्राफ के बारे में जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम more the assertive and the liberals and the moderate and who were the proposing a constitutions and system within the framework। कहने का मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस वो लाइक अपने से एक संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इंडियन वो बनाकर मतलब देना चाहते थे। लाइक दैट ये कहना चाहता है कि वो ये दोनों भारतीय संविधान बनाकर देना चाहते हैं जो कि भारत के लिए सही हो, है ना, फ्रेंडली हो। इसके बाद इन द दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू एंड द लाहौर कांग्रेस formalized the demand of the पूर्ण स्वराज और full independence for India, and it was declared that the 26th January 1930 and would be celebrated as the Independence Day। कहने का मतलब है इसके बाद क्या होता है कि लाइक दिसंबर हर साल मैंने बताया था आपको कि कांग्रेस का क्या होता है अधिवेशन होता है। तो लाइक 1920 के जो अधिवेशन होता है लाहौर में पाकिस्तान में, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड करते हैं, ये डिमांड करते हैं, है ना, अनाउंस करते हैं पूर्ण स्वराज को कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड किया जाता है और हम जब भी लेंगे तो क्या लेंगे, लाइक ये इनका कहना था कि हम पूर्ण स्वराज एंड फुल इंडिपेंडेंस लेंगे। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए जब संविधान बन के तैयार हो जाता है तो 2 महीना रुक कर 26 जनवरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे लाइक सॉल्ट मार्च के बारे में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।